अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाजिया अकरम। एक नाबीना शख्स न्यूयॉर्क की सड़क पर भीख मांगा करता था। उसने अपने सामने एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था आई एम ब्लाइंड हेल्प मी। एक रोज पाकिस्तान के एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने ये बोर्ड देखा तो उसे हटा दिया और वहां एक नया बोर्ड लगा दिया। और नए बोर्ड का लगाना था कि नाबीना शख्स को लोग ज्यादा पैसे देने लगे और उसकी तो चांदी हो गई। आपको पता है उस बोर्ड पर क्या लिखा था? नहीं, ऑफ कोर्स उस पर लिखा था यू आर ब्यूटीफुल बट आई कैंट सी यू। जनाब, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है ना, बस वही सब कुछ होता है। तो अपने ख्यालात और महसूसात बयान करें, लेकिन जरा मुनफरिद से अंदाज में। और अब देखते हैं आज का प्रोग्राम, लेकिन झलकियों में। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में कुदरती हुस्न से माला माल दामने को बताएंगे अपने शहर का गुलाम मोहिउद्दीन और करवाएंगे सैर शालामार बाग की। मैंने पाकिस्तान के बहुत से शहर देखे हैं, सारे शहर ही वैसे एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन जो बात इस्लामाबाद की है, भाई उसके तो क्या कहने। एमी तो नहीं उसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। अब देखिए ना, मुल्क भर से लोग भी छुट्टियां मनाने और सैर तफरीह के लिए इस्लामाबाद का ही रुख करते हैं। इस्लामाबाद की बात हो रही हो और दामने को का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? पहाड़ों की गोद में वाक़या ये इस्लामाबाद का हसीन तरीन मकाम है। ये जगह इंसानों को ही पसंद नहीं आती, बल्कि परिंदों और जानवरों के दिल को भी भाती है। आखिर इस जगह में ऐसी बात क्या है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दामने को इस्लामाबाद की सबसे मशहूर तफरीह गाह है। मारगल्ला के पहाड़ों पर बनाई गई ये खूबसूरत सैरगाह और हसीन फूलों और खुशबू से रचे बागात न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के वासियों बल्कि सयाहों की तवज्जो का भी महवर है। लफ्ज दामने को उर्दू और फारसी जबानों का मुरक्कब है, जिसके मानी पहाड़ की गोद है। पिंडी से आए हैं और हमारे गेस्ट कोयटा से आए हैं। हम उनको यहाँ पे फिराने के लिए ले गए थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ की जगह बहुत अच्छी है, स्पेशली यहाँ पर बाइक्स पे आने का बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा माहौल है, फैमिली के साथ भी बंदा आ सकता है। सरसब्ज ऊंचे पहाड़ों के दामन में बनाई गई ये खूबसूरत तफरीह गाह अहले नजर को अपने शहर में जकड़ लेती है। यही वजह है कि यहाँ एक बार आने वाले मौका मिलते ही दोबारा जरूर आते हैं। यहाँ पे हम लोग हर फ्राइडे को आते हैं और बहुत पुरसकून जगह है। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मकाम से शहर इस्लामाबाद का नजारा इंतहाई दिलकश और दिलफरेब लगता है। इसीलिए यहाँ पर दूरबीनें नस्ब की गई हैं, जो दिन और रात को दारुल हुकूमत का नजारा करने वालों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। The view from here of Islamabad is really nice. यहाँ से इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा लगता है, एक दफ़ा आके देखना चाहिए। मैं लाहौर से आया हूँ, काफ़ी दिलकश नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूँगा यू शुड कम हियर। मेरा नाम आयशा है, हम रावलपिंडी से आए हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। इस दिलफरेब मकाम पर कुदरती माहौल को मलहूज़े खातिर रखते हुए नबातात और हैवानात को यकजा करने की कोशिश की गई है। इसीलिए यहाँ पर सैर करते हुए आपको मोर भी नजर आएंगे। सयाहों की जरूरियात का ख्याल और इनकी दिलचस्पी को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स, बच्चों के झूले और खाने पीने के लिए रेस्तोरां भी बनाए गए हैं, जो इस मकाम को और पुरकशिश बना देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस दी हमें, ठीक है। यानी जो भी हमने इनको ऑर्डर किया है खाने में, तो बहुत ताज़ा और फ्रेश था। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा है। इसमें झूले भी हैं, इसमें सब कुछ है। मैंने झूले भी लिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा? यही अच्छा लगा, रोड और ठंडक, और तो कुछ अच्छा नहीं लगा। लाइट जाती है और इसका रोड देखना वहाँ से। शहर की मसरूफ
और तहलका खेज जिंदगी से निकलकर इन हसीन वादियों में आके दिल बहलाने वाले खवातीन और हजरात अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं करते हैं। यहाँ पे पब्लिक को और बाकी लोग हजरात को देख के महसूस होता है कि पब्लिक हब्स के मौसम से निकल के यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रही है। बहुत पीसफुल जगह है कि आप अपनी फैमिली से आराम से यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा नेचुरली केप्ट एनवायरनमेंट है और सबसे अच्छी बात है कि बड़ा वेल मेंटेन्ड है, सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। ऐसी स्पॉट को अगर हम मेंटेन करें और इसी तरह से जिस तरह ये मेंटेन हुई है बाकी सिटीज में भी करें तो टूरिज्म काफी ग्रूम कर सकते हैं। जन्नत का एक टुकड़ा है। मैं तो ये कहूँगा कि खूबसूरत तरीन जगह है इस्लामाबाद की दामले को। ये हसीन वादियां और दिलरुबा मनाजिर अहले नजर को खुद अपनी जानिब खींच लाते हैं। जरूरत बस इतनी है कि इन मनाजिर को इतना ही अच्छा दिखाया भी जाए। कैमरामैन सलमान मुबारक के साथ मुर्तज़ा ज़ैदी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाब, अब एक ब्रेक ना ले ली जाए? चलो फिर लेते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले सुनते हैं इर्द गिर्द की कुछ खबरें। तो सुनते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आलमी यौम आबादी के मौके पर रटक में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत EDO हेल्थ मुसर्रत अब्दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर अदनान अशरफ और MS डॉक्टर खालिद महमूद ने की। वॉक फुआरा चौक से शुरू हुई, जिसमें शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर आबादी पर कंट्रोल के नारे दर्ज थे। वॉक मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिला कौंसिल में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। खानपुर के नवाही इलाके रुकनपुर के करीब रुकन माइनर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब आ गया, जिसमें कमाद, कपास और धान की फसलें तबाह हो गई, जबकि 200 से ज्यादा घरों पर मुहित बस्ती बरारा ज़ेरे-आब आ गई और 10 से ज्यादा मकानों के कमरे और दीवारें गिर गई। मुतासिरा लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा अनहार की लापरवाही और कमजोर पुश्तों की देखभाल न करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। शेखुपुरा जिम्नेजियम हॉल में TMA और पाकिस्तान कैलीग्राफिक आर्टिस्ट गिल्ड के ज़ेर एहतमाम कैलीग्राफी की 7 रोज़ा नुमाइश जारी है। नुमाइश में मुल्क के नामवर खत्तातों के फनपारे रखे गए हैं। नुमाइश में कुरानी आयात, अस्माए इलाही और तारीख़ इस्लाम से वाबस्ता पेंटिंग्स में मुकामी शहरी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। शेखुपुरा जैसे छोटे शहर में फ़ने खताती के हवाले से ये पहली नुमाइश है। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी रजिस्टर करने का कोई कानून मौजूद नहीं, जिसके खिलाफ शेड्यूल कास्ट के हिंदुओं ने प्रेस क्लब के सामने अलामती शादी कर डाली। हिंदुओं की शादी रजिस्टर करने के लिए ताहाल कानून नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से हिंदुओं और खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के हिंदू जोड़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात से परेशान हिंदुओं ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और अलामती शादी रचा डाली, जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। इस मौका पर हिंदुओं की शादी के तमाम रसूमात, जिनमें भजन, फेरे और मुतादिद रसूमात को शामिल किया गया। अलामती शादी के दौरान भी मुजाहिरीन नारे लगाकर हिंदू शादी को रजिस्टर्ड करने का कानून बनाने का मुतालबा कर रहे थे। वेलकम बैक जनाब। लाहौर में तो वैसे बहुत सारे बागात हैं, लेकिन इनमें जो बाग सबसे ज़्यादा कदीम और तारीखी अहमियत का हामिल है वो है शालामार बाग। ये बाग तकरीबन 350 साल पुराना है। इस बाग की बुनियाद 1634 में शाहजहां के हुक्म पर रखी गई, लेकिन इसकी तामीर खलील खान की निगरानी में हुई। शाहजहां ने इस बाग में 21 नवंबर 1642 में पहली बार कदम रखा और शाहजहां को ये बाग इतना पसंद आया कि आइंदा जब कभी भी वो लाहौर आता तो इसी बाग में ठहरता। ये बाग आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है और इस हवाले से मजीद जानते हैं उबैद अली शाह की इस रिपोर्ट से। शालामार बाग GT रोड पर वाक़े ईरानी तर्ज का बाग है, जिसे 17वीं सदी के वस्त के लगभग मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने लाहौर में सन 1641 में तामीर कराना शुरू किया।
जिसकी तामीर में 1 साल लगा और सन 1642 में मुकम्मल हुआ। शालीमार बाग जिस ज़माने में शाहजहां ने जब बनाया है तो 1 साल 6 महीने और कुछ 8-9 दिन में बना है। आप खुद सोचेंगे कितना कमाल का काम हुआ। और एक प्रोजेक्ट नहीं, इस वक्त 5 साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट चल रहे थे उस ज़माने में। ये बेसिकली 4 बाग के नक्शे पे है। 4 बाग के जन्नत में 4 बाग और उसके अंदर नहरें और सारा कुछ वो बनाए गए हैं। शालीमार बाग के गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। बाग एक मुस्ततील शक्ल में है। शुमाल से जुनूब की तरफ 658 मीटर और मशरिक से मगरिब की तरफ 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से अलहदा है। एक हिस्सा दूसरे से 4 से 5 मीटर तक बुलंद है। सबसे ऊंचे को फराबख्श, दरमियाने बाग को फैज बख्श और सबसे छोटे बाग को हयात बख्श कहते हैं। इन बागात की खूबी ये है कि ये सतह ज़मीन से मुख्तलिफ ऊंचाई रखते हैं, जो कि मुग़ल दौर के बेहतरीन आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। शालीमार बाग मैं समझता हूँ कि इसको एक मुग़ल अहद की जितनी तामीरात हैं उसमें एक ज्वेल का दर्जा हासिल है। इस वक्त इस बाग के साथ एक बड़ा जुल्म है कि इसके उल्टी साइड से लोग दाखिल होते हैं और उन्हें वो कॉन्सेप्ट या वो विजुलाइजेशन मिलती नहीं है जिस मकसद के लिए बनाया गया था। बाग को एक नहर सैराब करती है जिसका नाम शाह नहर था, जो कि हंसती नहर के नाम से भी जानी जाती है। नहर बाग के दरमियान बने मार्बल बेसन में से गुजरती है। बाग में 410 फवारे और 5 आबशारें भी हैं। फराबख्श बाग में 105 फवारे, फैज बख्श में 152, जबकि हयात बख्श बाग में 153 फवारे हैं, जो कि बाग की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। बाग की इमारत में सावन भादम, नकर खाना, ख्वाबगाह, हमाम, बारादरी, दीवाने खासो आम, 2 दरवाजे जिसमें एक दरवाजा लाहौरी गेट जबकि दूसरा दरवाजा देहली गेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो पूरे के पूरे दरवाजे थे, इसके ऊपर टाइल मोज़ैक पेंटिंग होती थी जो अभी भी कहीं कहीं बची हुई आपको नज़र आएगी। इसका जो बारादरी है, इसके ऊपर मार्बल क्लैडिंग होती थी जो को उतार के ले गए। और उसकी छत जो थी वो भी मुग़लों के हिसाब से थी, जो तरसीम बंदी की छत बन गई हुई है। ख्वाबगाह या शाहजहानी जो है, इसके अंदर बेहतरीन स्टको ट्रेसी का वर्क था जो ख़त्म हो गया, ख़राब कर दिया गया। तो एक तो यह है कि मुग़लों की जो बागात की, मुग़लों की बल्कि सेंट्रल एशियन जो सारे का सारा आर्ट है, उसकी सबसे बेहतरीन शक्ल है। इसके अलावा शाहजहां के बैठने का तख्त भी मौजूद है और बाग के कोने में 2 मीनार भी शामिल हैं। इसके अलावा बाग में मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त भी मौजूद हैं, जिनमें आम, सेब, चेरी, आड़ू, खुबानी, बादाम, आलू बुखारा, चिनार और नाशपाती के दरख्त भी शामिल हैं, जो कि बाग की खूबसूरती और हरियाली में इजाफा करते हैं। सन 1981 में इस बाग को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफत यानी यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनन बड़े एजाज की बात है। इस मकाम की तारीख पर नजर डालें तो ये शान मुगलिया के रोब और दबदबे का जाहो जलाल का मुंह बोलता सबूत है। ये मकाम अपनी तामीर के लिहाज से मुनफरिद है और इसका मसरफ भी खासा अहम था। गुजरते वक्तों में इस मकाम ने कई शाही खानदानों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को आता जाता देखा होगा, मगर वक्त के साथ साथ इस मकाम का हुस्न मांद पड़ता गया और आलमी विरसा यूनेस्को ने इस मकाम को अपने 24वें इजलास सन 2000 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पुरखतर करार दे दिया। किसी भी मुल्क में अगर ऐसे मकामात हों तो वो लोग न सिर्फ इसकी हिफाजत करते हैं बल्कि अपने आने वाली नस्लों को अपने पुरखों के कारनामे बड़े फख्र से सुनाते हैं। साथ ही ऐसे मकामात सयाहों की दिलचस्पी का बायस भी होते हैं। शालीमार बाग हमारी तहजीब और सकाफत का अजीम निशान है। हाल ही में हुकूमत ने इस तारीखी बाग की शिकस्ता दीवारों को दोबारा तामीर कराने का काम शुरू किया, जो कि काबिल सताइश इक़दाम है। एक अरसे के बाद शालीमार बाग की जीटी रोड की तरफ वाली दीवारों को उनकी असली शक्ल में देखकर तबीयत बहुत सरशार होती है। ओपरा हाउस सिडनी गो के इतना तारीखी नहीं मगर सिडनी की पहचान है और हर ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा इस पर फख्र करता है। हम जिंदा दिलाने लाहौर से भी वाकिफ हैं। ये बेफिक्रे किस्म के लोग हैं और अपने शहर से सिडनी के शहरियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर लाहौर की फूड या टूरिस्ट स्ट्रीट आबाद हो सकती हैं तो यही शहरी शालीमार बाग को भी मकामी और आलमी सतह पर ओपरा हाउस से कहीं ज्यादा रोशनास करा सकते हैं। शालीमार बाग हमारा सकाफती विरसा है। मान लिया कि 10 बरस कबल हमारी उस वक्त की हुकूमत ने यूनेस्को की मदद से शालीमार बाग की इमारत को आफत ज़दा करार दिया था, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी के ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद इन इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आबाओ अजदाद की जायदाद या हवेली का करते हैं। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ सैयद उबैद अली शाह, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
जनाब, अब फिर से वक्त हो गया एक मुख्तसर सी ब्रेक का। मिलते हैं चंद ही लम्हों के बाद। दुनिया भर में जो मशरूब सबसे ज्यादा पिया जाता है वो है चाय। ये भी एक तरह का वैसे नशा ही है, जिसको लग जाए उसकी जान मुश्किल से छूटती है। आपको पता है बरे सगीर में ये सौगात किसने मुतारिफ कराई? अंग्रेजों ने। पहले उन्होंने लोगों को मुफ्त में चाय पिला पिलाकर उसका आदी बना दिया और फिर उसकी कीमत लगा दी और यूं रफ्ता रफ्ता चाय अच्छी खासी महंगी हो गई। और दिलचस्प बात पता है क्या है? एक बरतानवी कंपनी ने हिंदुस्तानी फौज की खुराक का खर्चा कम करने के लिए बिलखुसूस तहकीक करके ये काली चाय दरियाफ्त की थी। ये चाय भूख को मारती है। खैर, ये तो चाय की बड़ी तारीख है, लेकिन अभी हम जिस चाय के बारे में बताने जा रहे हैं वो काली चाय ही है, लेकिन जरा देसी स्टाइल की। और ये स्टाइल क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चाय हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। यूं तो कराची में चाय हर जगह ही मिलती है, लेकिन लियाकताबाद नंबर 4 पर मिलने वाली चाय का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। यहाँ चाय कपों के बजाय गिलास में दी जाती है और बालाई का तड़का भी साथ लगा होता है। बस इसका टेस्ट अलग है, इसका चेंज है, जायका इसका अच्छा है। खूबसूरती है, गिलास में दी जाती है, बलाई दी जाती है। चाय पीने वाला हमेशा अच्छी चाय पीता है, तो जब अच्छी चाय पीने वाला होता है तो फिर यहाँ पे आता है। चाय पीने के शौकीन अफराद दूर दराज इलाकों से लियाकताबाद नंबर 4 पर आकर इस होटल की चाय जरूर पीते हैं। उन्हें इस चाय का जायका अलग ही महसूस होता है। कभी यहाँ से गुजर होता तो चाय पीते हुए चले आता हूँ। जायका अच्छा है इसका चाय का। ये तक इनकी चाय नहीं पीने तो मजा नहीं आता। बलाई वगैरह होती है, जाहिर सी बात है, और बहुत मशहूर चाय है इनकी। बचपन से ये जवान हो गए चाय पीते हुए, बचपन से जवान हो गए जरी चाय पीते हुए। चाय में टेस्ट है, चाय में ये की लज्जत है, अच्छी लगती है। नहीं पिए तो बेचैनी सी रहती है। भाई बड़ी बड़ी दूर से लोग आते पीने। लियाकताबाद और मुल्लिका इलाकों के अफराद गुज़िश्ता कई सालों से इस होटल की चाय पी रहे हैं। कई अफराद टोलियों की शक्ल में यहाँ गपशप लगाते और चाय पीते रहते हैं, जबकि लियाकताबाद नंबर 4 में वाक़ फर्नीचर और दीगर मार्केट में सारा दिन यहाँ से चाय जाती रहती है। लियाकताबाद नंबर 4 में चाय का ये होटल गुज़िश्ता 35 साल से कायम है और होटल को चलाते चलाते 3 नस्लें जवान हो गई हैं, लेकिन चाय का कारोबार उसी तरह उरूज पर है। 30-32 साल होगा। ये दादा ने शुरू करी थी, हमारे वालिद साहब ने। आप बैठे 35 साल हो गए होंगे, 30-35 साल हो गए। वालिद साहब ने शुरू करी थी। हर कुर्बानी के बाद जो है ना कोई चीज़ जो है ना कामयाब होती है। कुर्बानी तो देना पड़ती है। हमारे वालिद ने कुर्बानी दी, फिर हमने दी, अब यहाँ बच्चे। हम जो है ना सबसे ज़्यादा ख्याल सफाई का रखते हैं। एक उसमें तसले में रख के धोते नहीं, हम अलग से गिलास धोते हैं। जो पानी उसमें से आता है ना, उसमें हर चीज़ की सफाई रखते हैं। सफाई में फिर जो है ना खुदाई है। चाय से मेहमानों की तवाज़ो हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है, और अगर चाय में जायका हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन राव जलालुद्दीन के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़, कराची। जनाब, रिपोर्ट्स तो काफ़ी देख ली हैं, अभी देखते हैं एक वीडियो। ये दिलचस्प सी वीडियो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर गुलजार ने, तो फिर देखते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देख ली, वीडियो भी देख ली। अब प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं आपका कुछ फीडबैक। तो लाहौर से हमें मेल की है उमैर ने, और उमैर कहते हैं, नाजिया आपी, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया बहुत अच्छा है। प्रोग्राम में जो रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और किताबें पढ़ने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता, वो इस प्रोग्राम से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। निम्रा है नारोवाल से, और निम्रा कहती हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, रिपोर्ट्स भी काफ़ी मज़े की होती हैं और इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो तफसील बताई जाती है वो भी काफ़ी दिलचस्प होती है। ये प्रोग्राम बच्चे बड़े सभी शौक से देखते हैं। सना न्याजी है जिहलम से, और सना कह रही हैं कि प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। इस प्रोग्राम से हमें धरती के मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत का भी पता चलता है। इस प्रोग्राम में जो बातें बताई गई हैं वो पहले मैंने कहीं से नहीं सुनी।
इसकी वजह से हमें घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर व तफरीह का मौका मिल जाता है। और हैं सदफ है सवात से, और सदफ कहती हैं कि प्रोग्राम बेस्ट है। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ें देखने को मिलती हैं, और प्रोग्राम के शुरू में आप जो बात बताती हैं वो इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ होती है, और प्रोग्राम को पेश भी बहुत खूबसूरती के साथ किया जाता है। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया। जनाब, ये थी प्रोग्राम के हवाले से आपकी राय और तजावीज़। अपना फीडबैक देते रहिएगा, और अभी लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेटर बनते बनते वो अदाकार बन गए। हुआ यूं कि 1971 की जंग में फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रेडियो पर एक प्रोग्राम किया गया, और इस प्रोग्राम के लिए ऑडिशन हुए तो गुलाम मोहिउद्दीन ने भी अप्लाई कर दिया और सिलेक्ट भी हो गए। प्रोग्राम हिट हुआ तो वो भी मशहूर हो गए, और फिर लगे कमर्शियल्स में काम करते। यूं काम करते करते शोबिज़ ही उनका ओढ़ना और बिछोना बन गया, और अब उनका शुमार पाकिस्तान के लेजेंड फनकारों में होता है। गुलाम मोहिउद्दीन हैदराबाद दक्कन भारत में पैदा हुए। 1958 में उनकी फैमिली भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आ गई। उनके वालिद पुलिस ऑफिसर और दादा डिप्टी कमिश्नर थे, जबकि उनकी फैमिली के बहुत सारे अफराद पाक फौज और नेवी में थे। गुलाम मोहिउद्दीन के फिल्मी करियर के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। आज वो हमें बता रहे हैं अपने शहर के बारे में। एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान की नहीं है। मेरी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी। 1953 हिंदुस्तान का शहर हैदराबाद दक्कन, और मेरे फादर वहाँ पुलिस में जॉब किया करते थे, और मेरे दादा हैदराबाद दक्कन के डिप्टी कमिश्नर थे। उनके इंतकाल के बाद फिर मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन रखा गया, क्योंकि मेरे दादा का नाम भी गुलाम मोहिउद्दीन था। तो होता है, ये हमारे पास एक रिवायत होती है कि बच्चों के नाम दादा पे या नाना पे रखते हैं लोग। तो उसके बाद फिर 57 की बात है जब माइग्रेट किया, और माइग्रेट करके फिर कराची में सेटल हुए आगे। एक्चुअली उस दौर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये थी कि सादगी बहुत थी, और अदब व आदाब का बड़ा ख्याल रखा जाता था, और बड़े बहुत मोहब्बत से और शफ़क़त से अपने बच्चों से मिलते थे। और मुझे याद है कि आपको पता है कि हैदराबाद दक्कन की एक तहज़ीब बड़ी मशहूर है, तो ख़ास तौर पे जब ये त्यौहार होते थे, ईद है, दोनों ईदें हैं, या शब रात है या चांद रात है, तो बड़ों के पास जाना। और शलवार कमीज़ का तो उन दिनों ऐसा फैशन ही नहीं था, ये तो 70s में फिर आके डेवलप हुआ, तो कुर्ता पजामा होता था। और मैं अपने बड़ों के सामने जाके, मेरे सब बहन भाई, हम लोग जाके बड़े तहज़ीब से उनको इस तरह आदाब करना, और हाथ बांध के हम लोग बैठ जाया करते थे। तो वो एक तहज़ीब का एक हिस्सा था वो। और इसी तरह बड़े भी सर पे हाथ फेरते थे शफ़क़त के साथ। फिर ईद का मौका होता था तो ईदी वगैरह दिया करते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस मोहल्ले में मैं रहा करता था, ऑल ओवर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहते थे। और मुझे याद है कि जब मेरे फादर ऑफिस से वापस आया करते थे तो शाम को मुख्तलिफ घरों के जो बड़े होते थे, हेड ऑफ़ द फैमिली जिन्हें कहना चाहिए, वो सब मिलते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, सब मिल के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। सब एक दूसरे के बच्चों के बारे में मालूमात करते थे, और जितने भी बड़े थे सबकी नज़रें बच्चों पे होती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मोहल्ले की जितनी भी ख़वातीन थी उस दौर में, सबको मैं खाला जान कहता था, और उनसे मैं पूछता था, खाला जान आपको कुछ मंगवाना है? मैं जा रहा हूँ, बाज़ार जा रहा हूँ सौदा लेने के लिए, ये करने के लिए। तो मुझे कहती थी हाँ बेटा ठीक है ले आओ। तो कुछ ख़वातीन मुझे लिख के दिया करती, मैंने कहा नहीं मुझे याद है, और एग्जैक्टली मैं वही चीज़ लेके आता था जो वो कहा करती थी। पॉकेट मनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होती थी वो थी क्रिकेट का सामान ख़रीदना। रमज़ानों में तो हम लोग सब दोस्त वगैरह मिल के इफ्तारी वगैरह किया करते थे, पहला रोज़ा। और उसके बाद फिर घरों से जो हिस्से जिसे हम कहते हैं वो मस्जिद में पहुंचाना मौलवी साहब को,
तो उस वक्त मैंने कुछ शरारतें की थी जिसके ऊपर मैं अब भी बहुत हंसता हूँ कि मैं क्या किया करता था। मसलन मोहल्ले से सबके हिस्से में इकट्ठे करता था ट्रे में रख के, तो रोज़ा खुलने से 5 मिनट पहले मैं एक अलग प्लेट में वो सारी चीज़ें उसमें से थोड़ी थोड़ी सी निकाल के उसको भर लिया करता था। मेरे दोस्त जितने थे वो दूर खड़े होते थे, सारे सब बच्चे थे उस ज़माने में। तो जब पूरी प्लेट भर जाती थी, जैसे ही रोज़ा खुलता था, तो किसी का रोज़ा हो या ना हो ये कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि रोज़े सबके हो। मेरी भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि रोज़े नहीं होते थे तो हम लोगों ने खा लेना इस तरह से। और मुहर्रम में सबील लगानी, सहरी में लोगों को जगाने का भी ज़िम्मा जो था वो हम लोगों पे था, मेरा और मेरे दोस्तों का। और मैं सबको लीड किया करता था कि इतने बजे हमने बाहर आना है। हम लोग खंबे बजाया करते थे। तो एक साहब के घर गए, वहाँ खंबे बजाए तो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा खबरदार जो आज के बाद नहीं आ तुम लोग आओ। तो हम लोगों ने फिर सहरी से पहले उसे घर के पास जाके खंबे बजाने शुरू। उन्होंने कहा रात के 2 बजे क्यों आए हो तुम लोग? हमने कहा जी रोज़ा रख ले, सहरी का टाइम हो गया। तो बचपन की जो गेम्स होती हैं जैसे गुल्ली डंडा हो गया या पिट्ठू हो गया, कबड्डी भी मैंने बहुत खेली है अपने बचपन में। और एक और गेम होती है जिसको वो कहते हैं सुरपाला कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं, से सुरपाला ही कहते हैं मेरा ख्याल है उसको। तो वो गेम भी बहुत ज़्यादा खेली। जिस जगह से हम लोग जाके नहारी खाया करते थे तो पैसे कम होते थे। तो मुझे याद है कि वो जिन साहब की वो दुकान थी नहारी की, तो हम उनको पैसे कम दिया करते थे। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी। फिर उन्होंने कहा कि अगर पैसे कम दोगे तो आइंदा नहारी नहीं मिलेगी, और अगर नहारी खानी है तो फिर एक शर्त माननी पड़ेगी मेरी। हमने कहा जी क्या? उन्होंने कहा शाम को जो तंदूर स्टार्ट होता है या दोपहर को, दोपहर का तो खैर टाइम ही नहीं होता था, लेकिन शाम को हम लोग चले जाया करते थे कि ये जो आटा गूंदा हुआ है इसके पेड़े बनाने, 20 पेड़े तुम बनाओगे, 20 ये बनाएगा, 20 ये बनाएगा, सबकी ड्यूटी। हम 5-6 लड़के होते थे, तो इस तरह करके कुछ 100-150 रोटियाँ उसके पेड़े हम लोग बनाया करते थे। तो वो रोटियां बनाया करते थे। फिर तो उसके बाद फिर वो कहते थे कि चलो ठीक है नहारी खा लो। मोहल्ले में जब कोई शादी वगैरह होती थी तो आजकल तो ये होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है बाहर से, लड़के लड़कियों को। उस ज़माने में तो ये कल्चर था ही नहीं, तो हम लोग जाया करते थे वहाँ पे। शादी से पहले ही हम लोगों ने उस घर में पहुँच जाना और पूरा घर का जो निज़ाम था उसको टेक ओवर करना। कोई ढोल बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ऐसी भी शादियाँ हुई जहाँ कोई वाकिफ़ ही नहीं होता था, इनविटेशन भी नहीं होता था, लेकिन हम लोग वहाँ भी पहुँच जाया करते थे, जाके खड़े हो गए, खाना वाना खाया, निकल गए। तो हम लोगों का ये था कि जब हम जाएंगे टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन तो हम उतरेंगे टैक्सी से, टैक्सी नहीं तो कम से कम रिक्शा तो ज़रूर होना चाहिए। तो हम लोग आपस में पूल करते थे और वहाँ तक पैदल जाते थे हम लोग। उसके बाद जब देखते थे कि अब ये 2 या 3 मील का सफ़र रह गया है, क्योंकि हमने टीवी स्टेशन में जब उतरना है गेट पे तो टैक्सी से उतरना है या कम से कम रिक्शा से उतरना है, तो वहाँ हम लोग पूल किया करते थे। तो लोग तो ये समझते थे शायद दूर से आ रहे हैं तो टैक्सी में बैठ के आ रहे हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। हालांकि ऐसा था नहीं, बस वो एक होता ना कि उस एज ग्रुप में आप अपने आप को ज़रा प्रोमिनेंट करना चाहते हो। आज के कराची में और आज से 40-50 साल पहले जो कराची था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त सुकून था, अमन था, प्यार मोहब्बत थी, अदब व आदाब थे, एक कल्चर था, एक तहजीब थी। लेकिन जब मैं जाता हूँ अपने उस पुराने मोहल्ले में, अपने उस घर को देखता हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि यहाँ मैं खेला करता था, यहाँ से मैं साइकिलिंग किया करता था, यहाँ से मैं स्कूल जाया करता था, यहाँ से मैं कॉलेज जाया करता था। वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। और मैं वो लोग जो अभी भी कराची में सेटल्ड हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, सब क्यों ऐसा है। अदाकार मोहम्मद अली 10 नवंबर 1938 को रामपुर भारत में पैदा हुए। उनके वालिद मुर्शिद अली एक मौलवी थे और बड़े भाई इरशाद अली अदालत में काम करते थे। उनकी वालदा पाकिस्तान बनने से पहले इंतकाल कर चुकी थी। उनकी बड़ी बहनें असमत और रजिया और दादी उनके साथ ही रहती थी। मोहम्मद अली जिंदगी से भरपूर इंसान थे। फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया।
मोहम्मद अली ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। उनकी भरपूर आवाज ने उन्हें एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर की हैसियत से मनवाया। उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज ने ही अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और जल्द ही उनका शुमार मशहूर अदाकारों में होने लगा। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में हीरो की हैसियत से काम किया और कई फिल्मों में विलन के रूप में भी नजर आए। उनकी फिल्मों की ज्यादातर हीरोइन उनकी अपनी बीवी ज़ेबा ही होती थी। उन्होंने 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद 15 साल तक वो अपना एक खैराती इदारा चलाते रहे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। ज़ेबा के पहले शौहर से बेटी को उन्होंने बाप बनकर पाला। गुर्दों की बीमारी की वजह से मोहम्मद अली 19 मार्च 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 69 बरस थी और 2 अशरों से ज्यादा अरसे तक वो पाकिस्तान के फिल्मी आसमान पर छाए रहे। फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उनका शुमार एशिया के 25 ऑल बेस्ट फिल्म एक्टर्स में किया जाता है। जनाब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी इजाजत देते हैं, फिर मिलेंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।